नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी में उतरेंगे जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राणा सांगा की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई योद्धा जिसके शरीर पर 1, 2, 10 नहीं, पूरे 80 घाव हों और वो फिर भी मैदाने जंग में दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा रहे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये सच है। और वो योद्धा थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से बेहतर जानते हैं। उनके पूरे जीवन को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है: एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र, संस्कृति और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लगा दी। तो चलिए अब उनकी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक राजकुमार इतिहास के पन्नों पर एक महान योद्धा के रूप में अमर हो गया। उनकी जीवन की कुछ अहम तारीखों पर नजर डालते हैं। 1484 में जन्म हुआ, 1509 में वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब इन कुछ ही दशकों में उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। और वो कोई मामूली वंश से नहीं थे। वो मेवाड़ के शासक राणा रायमल के बेटे थे और उनके दादा थे महान विजेता राणा कुंभा। उनका ताल्लुक सूर्यवंशी क्षत्रियों की सबसे बहादुर शाखाओं में से एक सिसोदिया राजपूतों से था। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने राणा सांगा तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। ये थी दिल्ली सल्तनत को दी गई उनकी सीधी चुनौती। साल था 1517। कोटा के पास खतौली की जंग में राणा सांगा का आमना सामना हुआ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से। लोदी बड़ी फौज लेकर मेवाड़ पर तो चढ़ाया, लेकिन उसे ऐसी हार मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। यहां तक कि इस जंग में लोदी का एक शहजादा भी बंदी बना लिया गया। पर यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगले ही साल 1518 में सांगा ने लोदी को फिर हराया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। गुजरात, दिल्ली और मालवा, तीन सल्तनतों ने मिलकर हमला किया और राणा सांगा ने अकेले ही इन तीनों को हरा दिया। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद को बंदी भी बना लिया। अब यहां राणा सांगा के किरदार की एक और खास बात सामने आती है। सोचिए, दुश्मन सुल्तान को बंदी बनाने के बाद भी उन्होंने उसके घावों का इलाज करवाया और फिर उसे सम्मान के साथ उसका पूरा राज्य वापस कर दिया। ये उनकी ऐसी दिलेरी थी जिसकी तारीफ उस दौर के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी की है। अपनी इसी ताकत और सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाने की काबिलियत की वजह से राणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि मिली। ये बताता है कि वो उस दौर के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक माने जाते थे। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। हिंदुस्तान की सियासत में एक और भी ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी थी, बाबर। और यहीं से शुरू हुआ बाबर के साथ वो महासंग्राम। हुआ ये कि जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला, तो लोदी का बेटा महमूद लोदी जान बचाकर भागा और सीधा राणा सांगा की शरण में पहुंच गया। और सांगा ने अपनी राजपूत परंपरा निभाते हुए उसे पनाह दे दी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दो महाशक्तियों के बीच वो ऐतिहासिक लड़ाई छिड़ी क्यों? असली वजह क्या थी? देखिए, इस पर इतिहास में दो बातें कही जाती हैं। बाबर अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में लिखता है कि सांगा ने उससे वादा किया था कि वो लोदी के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। वहीं दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि जंग की असली वजह ये थी कि राणा सांगा ने बाबर के दुश्मनों को, जैसे महमूद लोधी को, अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस जंग की तरफ जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर तय कर दिया। 1527 में खानवा के मैदान में जो हुआ वो विश्वासघात और हार की एक दर्दनाक कहानी बन गया। इस पूरी लड़ाई के नतीजे को बस एक शब्द में समेटा जा सकता है: विश्वासघात। सोचिए, जंग जब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी, ठीक उसी वक्त पासा पलट गया। राणा सांगा के कई अपने ही साथी उन्हें छोड़कर बाबर से जा मिले, और इनमें सबसे पहला नाम जानते हैं किसका था? उसी महमूद लोदी का, जिसे सांगा ने पनाह दी थी। उसके साथ हसन खां मेवाती और मांडू के सुल्तान ने भी धोखा दिया। इस धोखे ने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और जब वो बेहोश हो गए तो उनके वफादार सरदार उन्हें किसी तरह मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल ले गए। लेकिन इस महान योद्धा की हिम्मत देखिए। होश में आते ही उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बदला लेने और फिर से लड़ने की कसम खाई।
वो अपनी फौज को दोबारा इकट्ठा करने में जुट गए, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, किसी अपने ही साजिशकर्ता ने उन्हें जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? इतिहास उन्हें आज कैसे याद करता है? ये नंबर याद है, 80। ये गिनती है उन घावों की जो उनके शरीर पर थे। हर एक घाव उनके साहस और एक सच्चे योद्धा की तरह जिए गए जीवन का गवाह था। उनकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए कि वो लोक कथाओं का हिस्सा बन गए। एक कहानी तो ये भी कहती है कि युद्ध में सिर कट जाने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा और चावंडिया तालाब तक पहुंच गया था। तो राणा सांगा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, सिर्फ अगर खानवा की उस लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, अगर उस दिन बाबर की जगह राणा सांगा की जीत हुई होती, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास, हमारा आज कितना अलग होता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा की, एक ऐसे राजा की जिन्होंने मुगल साम्राज्य को शायद शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया होता। एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है, राणा सांगा। ये शब्द राणा सांगा की शख्सियत को पूरी तरह बयां करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बहादुरी और उसूलों की एक मिसाल थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे ये महान शासक। कहानी शुरू होती है महाराणा संग्राम सिंह से, जिन्हें हम और आप इतिहास में राणा सांगा के नाम से बेहतर जानते हैं। राणा सांगा का ताल्लुक मशहूर सिसोदिया राजवंश से था। वो मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा के पोते थे। तो मतलब उन्हें विरासत में सिर्फ एक राज्य ही नहीं, बल्कि बहादुरी की एक बहुत बड़ी परंपरा भी मिली थी। उनके शरीर पर जो निशान थे वही उनकी कहानी कह देते थे। सोचिए, अपने ही भाइयों से झगड़े में एक आंख चली गई, एक जंग में एक हाथ कट गया और एक पैर से वो लंगड़ा कर चलते थे। और तो और उनके पूरे शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे। हर एक घाव उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबूत था। तो अब सवाल ये है कि कैसे राणा सांगा ने अपनी ताकत को एकजुट किया और वो उत्तरी भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शासक बनकर उभरे। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। देखिए, उस वक्त जो राजपूत सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे, उन सबको एक झंडे के नीचे लाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सांगा की लीडरशिप का ही कमाल था। और अपनी सैन्य ताकत का असली सबूत तो उन्होंने तब दिया जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। और एक बार नहीं बल्कि दो बार, 1517 में खतौली की जंग में और फिर 1518 में धौलपुर की जंग में। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, बल्कि मालवा और गुजरात, इन दो बड़ी सल्तनतों की मिली-जुली फौजों को भी धूल चटा दी थी। इसके बाद तो उत्तरी भारत में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और ये किस्सा उनकी किरदार को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उसूलों के भी पक्के थे। मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को हराने के बाद उसका इलाज करवाना और इज्जत के साथ उसका राजपाट लौटा देना, उस जमाने में ये एक मिसाल थी। लेकिन कहानी में अब एक नया और बहुत ताकतवर किरदार आता है, मुगल हमलावर बाबर। अब उत्तरी भारत की तकदीर का फैसला करने के लिए दो महान शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। हुआ ये कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब हिंदुस्तान की बादशाहत के लिए मैदान में सिर्फ दो ही दावेदार बचे थे, एक तरफ मेवाड़ के राणा सांगा और दूसरी तरफ मुगल शासक बाबर। तो इन दोनों के बीच इस बड़ी जंग की वजह क्या थी? देखिए, इतिहास में हमें दो अलग अलग बातें मिलती हैं। बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि सांगा ने उससे किया वादा तोड़ दिया था, पर दूसरी तरफ एक सीधी सी हकीकत ये भी है कि एक ही गद्दी के दो इतने बड़े दावेदार नहीं हो सकते थे, टकराव तो होना ही था। और ये टकराव अपने अंजाम तक पहुंचा 1527 में खानवा के मैदान में, एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही बदल दी। लड़ाई की शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी था, वो जीत रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। वो तीर सीधा राणा सांगा को लगा और वो मैदान में बेहोश होकर गिर पड़े। बस यही लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। अपने राजा को गिरता देख राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और उनका हौसला टूट गया, और रही सही कसर बाबे की तोपों और बंदूकों ने पूरी कर दी। तो सवाल उठता है कि राजपूत आखिर हारे क्यों? इसकी कई वजहें थीं। एक तो बाबर के पास तोपें थीं, जो उस वक्त नई टेक्नोलॉजी थी।
दूसरा, कुछ खास साथियों ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। और सबसे बड़ी वजह, लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर राणा सांगा का घायल होकर मैदान से बाहर हो जाना। ये घटना राणा सांगा के फौलादी इरादों को दिखाती है। वो हार जरूर गए थे, पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। होश में आते ही उन्होंने कसम खाई कि जब तक बाबर को हरा नहीं देते, अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जाएंगे। लेकिन राणा सांगा की कहानी का दुखद अंत किसी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि अपनों के ही हाथों लिखा था। जरा इस विडंबना को देखिए। जिस योद्धा को दुश्मन की तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे अपने ही लोगों के डर और धोखे ने मार दिया। उनके कुछ सरदार मुगलों से एक और जंग नहीं चाहते थे, उन्हें उसके भयानक अंजाम से डर लग रहा था, और उन्होंने सांगा को जहर दे दिया। और इस तरह 30 जनवरी 1528 को उस महान योद्धा की जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उनकी मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे युग का अंत था, और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। ये चित्तौड़ का वही किला है, राणा सांगा की राजधानी, उनके मान सम्मान का प्रतीक। वही जगह जहां अपनी कसम की वजह से वो कभी लौटकर नहीं आ सके। ये किला उस हर चीज की याद दिलाता है जो उस दिन खानवा के मैदान में खो गई थी। आखिर में बस एक नंबर याद रखिए जो उनकी पूरी जिंदगी को बयां करता है, 80 से ज्यादा। जी हां, उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, और हर एक घाव अपने देश और सम्मान के लिए लड़ी गई एक जंग की निशानी था। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास अक्सर अगर मगर के सवालों से भरा होता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन खानवा की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, अगर राणा सांगा जीत जाते, तो आज हम जिस हिंदुस्तान को जानते हैं उसका इतिहास और नक्शा कितना अलग होता। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।